हेलो। हेलो। हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम देखेंगे कि एटम के अंदर की संरचना कैसी होती है। अभी तक हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि एक एटम होता है, इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट एंड रिवॉल्व कर रहा होता है। जितना आप क्लास 10th में पढ़ कर आए हैं उस हिसाब से आप इतना जानते हैं कि एक एटम होता है जिसमें एक ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट भी करता है और रोटेट करते करते रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इतना आप जानते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। प्लस प्लस के साथ नहीं रह सकता है। लेकिन इतने छोटे से जगह में, इतने न्यूक्लियस, इतना छोटा सा जगह होता है, उसमें इतने सारे प्रोटॉन आखिर रहते कैसे हैं? जब एक प्लस दूसरे प्लस के साथ नहीं रह सकता है तो आखिर इतने सारे प्रोटॉन इस छोटे से न्यूक्लियस में कैसे रहते हैं? ऐसा नहीं है कि 10th तक आपको ये बात नहीं पता था कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, प्लस और प्लस में रिपल्सन होता है, पता था आपको। लेकिन आपके सर ने आपको बताया कि प्रोटॉन सारे न्यूक्लियस में होते हैं। आपने कहा ठीक है, होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, आपने कोई सवाल नहीं पूछा, आपको वहाँ बताया भी नहीं गया। तो हम देखेंगे, आखिर इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आखिर इतने छोटे से जगह में इस न्यूक्लियस में इतने सारे प्रोटॉन रहते कैसे हैं, पहली बात। दूसरी, इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घूमता है, ये हम सब जानते हैं, पर उसको घूमने के लिए एनर्जी कहाँ से कंटिन्यूअस मिल रहा है? ये क्यों धीरे धीरे घूमते घूमते अचानक से न्यूक्लियस में आकर एक समय ऐसा आएगा जब उसका एनर्जी ख़त्म हो जाएगा? तब तो इसको सेंटर पे आके गिरना चाहिए था ना, पर क्यों नहीं गिर रहा है? क्यों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ खींचा नहीं चला जा रहा है? इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जितना हम लोग जानते हैं ये इनकम्प्लीट बात जानते हैं, अब हम लोग और डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। तो इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई, एटम के बारे में बात आया कहाँ से? तो सबसे पहले 1808 ईस्वी की बात है। कौन सी ईस्वी की बात हो रही है? 1808 की बात हो रही है। 1808 यानी 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग की बात हो रही है। उस समय एक साइंटिस्ट थे, जॉन डाल्टन। कौन साइंटिस्ट थे? जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने कहा, क्या कहा भाई? जॉन डाल्टन ने कहा कि दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, दुनिया में जितने भी मैटर होते हैं, कोई भी पदार्थ हो, वो सब छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और वो छोटे छोटे कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता है, नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता। उनको विभाजित भी नहीं किया जा सकता, उनको और छोटा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं। ये बात 1808 में जॉन डाल्टन ने कहा कि दुनिया में कोई भी मैटर जो होता है, मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटोमियो। ये जो एटोमियो है, ये दो शब्दों के मिलने से बना है, ए प्लस टोमियो, है ना, ग्रीक वर्ड है ए प्लस टोमियो। ए का मतलब होता है अन और टोमियो का मतलब होता है कटेबल, यानी इतना छोटा कि उसको और ज़्यादा काटा नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन यही एटोमियो बोलते 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 दुनिया में प्रचलन में आते 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 एटोमियो से क्या बन गया? एटम। वास्तव में एटम कोई भी वर्ड नहीं है, ये एटोमियो शब्द से ओरिजिनेट हुआ है। ये ग्रीक वर्ड है एटोमियो, ठीक है, उससे बना है एटोमियो। ग्रीक वर्ड है, इससे बना हुआ है एटोमियो। ठीक है, इन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे छोटा एटम कौन है, सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? एटम। उससे छोटा पार्टिकल और दुनिया में कोई भी एग्जिस्ट उनके हिसाब से उस वक्त नहीं करता था। ठीक है, अब कुछ दिनों के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, विलियम क्रुक्स। कौन साइंटिस्ट आए? विलियम क्रुक्स आए। और विलियम क्रुक्स, ये लगभग 1830 ईस्वी की बात हो रही है। 1830 1840 के आसपास का बात है, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास। तो उन्होंने, विलियम क्रुक्स एक साइंटिस्ट थे। 1808 में जॉन डाल्टन ने कहा कि दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल
एटम है। लेकिन 1830 में एक साइंटिस्ट आए इसके आसपास ही, विलियम क्रुक्स जिनका नाम था, वो ये जांचने की कोशिश कर रहे थे, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो ये चेक कर रहे थे कि दुनिया में कोई तो ऐसा गैस होगा जिससे करंट फ्लो कर सकता है। देखिए बिजली का तार जो होता है जब बीच से टूट जाता है और हवा में ऐसे लटक जाता है तो इनसे करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दोनों वायर के बीच में एयर होता है एंड हम सब जानते हैं कि एयर इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो ये जांचने का कोशिश कर रहे थे कि कोई तो गैस यहाँ बीच में रख दिया जाए जिससे करंट फ्लो हो सके। क्या कोई ऐसा गैस है जिससे करंट फ्लो कंडक्ट करता हो? तो वो जांचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है डिस्चार्ज रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब ये डिस्चार्ज रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, जरा देखिए ध्यान से, थोड़ा बड़ा करता हूं इसको मैं। देखिए शायद आपको दिख रहा होगा। उन्होंने क्या किया, इस ग्लास का एक ट्यूब लिया, इस प्रकार का ग्लास का एक ट्यूब लिया है इन्होंने। देखिए जरा ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है, क्या था ये एक्सपेरिमेंट, जरा ध्यान समझिएगा। ठीक है, दिख रहा है? हाँ ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे डीसी सोर्स लिया, यहाँ पे जो बैटरी आपको दिख रहा है ये इन्होंने जो लिया है ये क्या है, डीसी सोर्स है, मतलब डायरेक्ट करंट यहाँ से निकल रहा है। ये है डायरेक्ट करंट, बैटरी से डायरेक्ट करंट ही निकलता है। ये बैटरी उन्होंने लिया है, ये जो बैटरी लिया है, यह 10,000 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 10,000 वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मान लीजिए करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये वाला इलेक्ट्रोड कनेक्ट है, ये इलेक्ट्रोड है, मेटेलिक रॉड, एक ऐसा धातु का छड़ जिससे करंट फ्लो कर सकता हो। तो उन्होंने यहाँ पर एक मेटालिक रॉड लिया और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। नेगेटिव से जुड़े होने के कारण ये कैथोड भी नेगेटिवली चार्ज है और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होने के कारण ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज प्लेट को एनोड कहा जा रहा है और नेगेटिवली चार्ज प्लेट को कैथोड कहा जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर और इन दोनों के बीच में जगह खाली है और इसके अंदर भरा हुआ है गैस। ठीक है, कौन सा गैस भरा हुआ है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर इसके अंदर एयर एट वेरी लो प्रेशर, कितना प्रेशर? तो यहाँ पर जो गैस भरा हुआ है, इसके अंदर जो गैस भरा हुआ है ना, यहाँ पे इसके अंदर जो गैस भरा हुआ है वो कौन सा गैस भरा हुआ है? हाइड्रोजन गैस। और इस गैस की मात्रा इतनी कम है कि इसका जो प्रेशर है वो 10 का पावर -2 ATM है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ का प्रेशर 0.01 ATM है। तो उन्होंने विलियम क्रुक्स पहले हाइड्रोजन से शुरुआत किए, क्या हाइड्रोजन गैस से करंट फ्लो कर सकता है? तो उन्होंने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस रखा और गैस की मात्रा को कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे नोजल लगा है। शुरुआत में जब गैस ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा गैस था, तो करंट किसी भी प्रकार का उनको कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दिया, किसी भी प्रकार का कुछ रे या कुछ भी चीज़ निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो इन्होंने क्या किया, नोजल को ढीला किया, नट को, और यहाँ से गैस को कुछ निकाल दिया। तब तक वो गैस को निकालते रहे जब तक कि वो गैस 10 का पावर -2 ATM के आसपास नहीं हो गया। यानी अभी एटमॉस्फेयर में हवा का जो प्रेशर है इसका 1/100th भाग, यानी इतना हवा निकाल दिया इन्होंने। बहुत कम हवा रखा, बहुत कम हाइड्रोजन गैस इसके अंदर रखा इन्होंने और नोजल को क्लोज कर दिया। अब जब जैसे ही हवा को कम किया उन्होंने क्या देखा, गजब हो गया। क्या गजब हुआ, इस कैथोड यानी नेगेटिव प्लेट से एक रे निकलकर, एक रे मतलब रोशनी निकलकर कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ से एक रे निकल रहा है और किधर जा रहा है? एनोड की तरफ एक रे जा रहा है। चूंकि ये रे कैथोड से निकल रहा था इसीलिए इन्होंने इसका नाम क्या रखा? कैथोड रेज। क्या नाम रखा इन्होंने? कैथोड रेज। शुरू में जब गैस की मात्रा ज़्यादा थी तो कोई रे नहीं निकल रहा था, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, बिकॉज एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही गैस को कम किया गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया। जब गैस कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम हुआ तो देखा कुछ फ्लो कर रहा है और एक रे की जैसा फ्लो कर रहा है और कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कैथोड से वो रे निकल रहा था इसीलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा? कैथोड रेज। क्या नाम रखा?
कैथोड रेज इसका नाम उन्होंने रखा। ठीक है, इस डायग्राम को स्केच कर लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अदरवाइज फिर ये दिखेगा नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर उन्होंने जो बैटरी लिया है ये 10,000 वोल्ट की बैटरी है, डीसी करंट सप्लाई करता है। बैटरी का नेगेटिव देखिए, बैटरी इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेल, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बच्चों बैटरी कहा जाता है। तो ये हो गया बैटरी, इसको हम लोग कहेंगे सेल, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे, BATTERY, बैटरी। तो इन्होंने बैटरी रखा था, 10,000 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट किया इसको, और यहाँ पर एक ग्लास का ट्यूब है, उसमें नोजल लगा हुआ है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस रखा है, एक टर्मिनल कैथोड है, एक टर्मिनल एनोड है, बीच में जगह खाली है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। वो हाइड्रोजन गैस बहुत कम मात्रा में है, जिसका प्रेशर 10 का पावर -2 atm है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है बात, इसको सारा बात को नोट डाउन कीजिए, ये पूरे बातों को आप नोट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब ये जो कैथोड रेज का जो खोज हुआ विलियम क्रूक्स के द्वारा 1830 के आसपास, 1830 से 1840 हो सकता है, ये डेट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ये कैथोड रेज के बारे में कुछ बातें बताई। क्या बात बताया भाई, देखते हैं क्या बात बताया। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, इन्होंने कैथोड रेज के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन कैथोड रेज का प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए कैथोड रे कहाँ से एमिट होता है, एमिट मतलब निकलना। कैथोड रे एमिट फ्रॉम नेगेटिव प्लेट, और उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि कैथोड रे जो होता है वो कैथोड से निकलता है, कैथोड से एमिट होता है, नेगेटिव प्लेट से निकलता है और पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे लाइन में मोशन करता है कैथोड रे, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब आप लोग समझते हैं ऐसा, जैसे आप लोग 10th में पढ़ा होगा कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसा आप समझते हैं, पर ये एक एनर्जी होता है, स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करता है, पर हमेशा वेव के फॉर्म में मोशन करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो स्ट्रेट लाइन में ही करता है, लेकिन वो वेव के फॉर्म में करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनर्जी कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करता है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं कि एकदम तीर की तरह जाता है, वेव के फॉर्म में ही जाता है। व्हेन वी पुट, ये कैसे पता चलेगा सर कि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है? तो देखिए, मान लीजिए ये अटेंडेंस रजिस्टर है और ऊपर में लाइट लगा है। अब हमने लाइट जो मेरे चेहरे पे पड़ रहा है, मैंने इसके ऊपर एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया इस प्रकार का, इसको देखिए, इस तरह का शीट हमने रख दिया, एक बोर्ड रख दिया, तो इसके पीछे शैडो छा गया, इसके पीछे अंधेरा छा गया। समझ रहे हैं? ऐसे हमने लाइट रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया लाइट के रास्ते में, तो इसके पीछे क्या हो गया, अंधेरा छा गया, शैडो छा गया। ये इस बात को प्रमाण देखिए। फिर आ गया लाइट, फिर मैंने इसको रख दिया। तो ऐसा नहीं है कि लाइट यहाँ जा रहा है, यहाँ टकरा रहा है और मुड़ करके आ रहा है, कैसे नहीं जाएंगे ही, कैसे नहीं जाएंगे, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं आ रहा है ये। जब हमने इसको रोक दिया तो इधर आना बंद हो गया। इसका मतलब ये इस बात को एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं करता तो यहाँ टकराने के बाद ऐसे मुड़ करके तब मेरे आंखों में पड़ता, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखिएगा, सूरज की रोशनी किसी दीवार पे पड़ेगी तो दीवार के पीछे शैडो छा जाता है। ये भी इस बात को प्रमाणित करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो उन्होंने कैसे पता किया? कैथोड रे जब फ्लो कर रहा था तो कैथोड रे के बीच में उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जिसके पीछे शैडो बन गया, तो ये इस बात को प्रमाणित कर दिया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में कैथोड रे ट्रैवल करता है। ठीक है, इसी बात को समझाने के लिए यहाँ आगे लिखा है, कैथोड रे आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल पार्टिकल्स। उन्होंने कहा कि कैथोड रे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये जो कैथोड रे होता है, ये कैथोड रे छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बस यही बात इन्होंने बताया, और यही चीज़ बाद में किस चीज़ नाम से जाना गया? ये जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, यही मटेरियल पार्टिकल्स को बाद में जे थॉमसन ने क्या नाम दिया? तो उनको कहा इलेक्ट्रॉन। यहीं से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। जब कैथोड रे, उन्होंने कहा कि कैथोड रे छोटे छोटे मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो इसी छोटे छोटे कणों को बाद में जे थॉमसन ने क्या नाम दिया?
इलेक्ट्रॉन नाम दिया। बाद में किसने नाम दिया? जे थॉमसन ने। ध्यान रखिएगा इस बात को, विलियम क्रूक्स ने नहीं, जे थॉमसन ने कहा कि ये छोटे छोटे जो कण हैं जिससे मिलकर कैथोड रे बनता है वही इलेक्ट्रॉन है। बाद में दिया, बाद में। व्हेन वी पुट, अब ये कैसे पता चलेगा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत हल्का सा फैन, छोटा सा फैन उस कैथोड रे के रास्ते में रख दिया। अब जब कैथोड रे का पार्टिकल जब फैन के ब्लेड से टकरा रहा था तो फैन का ब्लेड गोल गोल घूमने लगा। जैसे आप कैसे देखते हैं, झरना से पानी गिर रहा है, ऊपर से डैम से पानी गिरता है टरबाइन के ब्लेड में, तो टरबाइन का ब्लेड गोल गोल घूमता है कि नहीं घूमता है? क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो वाटर का मॉलिक्यूल टरबाइन के ब्लेड को घुमा देता है। इसी प्रकार से कैथोड रे जब फ्लो कर रहा था और कैथोड रे के रास्ते में पंखा रख दिया गया, छोटे से फैन, तो उसका जो पैडल है, उसका पैडल गोल गोल, ब्लेड गोल गोल घूमने लगा। ये इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि जरूर वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो कोई आपसे पूछेगा कि ये बात आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि कैथोड रे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे कि हम उसके रास्ते में एक फैन रखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, मूवेबल ऑब्जेक्ट रखेंगे। अगर वो रोटेट करने लगता है पैडल टकराने से, पैडल ब्लेड से टकराने से, तो हम कहेंगे कि कैथोड रे मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, द फैन गेट रोटेटेड व्हेन कैथोड रे आर पास थ्रू टू ऑपोजिटली पैरेलल प्लेट। ये कहने का मतलब है, ये मान लीजिए कैथोड रे है और कैथोड रे को दो ऑपोजिट प्लेट से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया गया। ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव प्लेट, इन दोनों के बीच से गुजारा गया, तो जो कैथोड रे था वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गया। ये इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि कैथोड रे जरूर नेगेटिव चार्ज से बना होगा, यानी कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज रहा होगा, तभी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गया, डेविएट कर गया। ठीक है, ये जब दो अपोजिट चार्ज प्लेट के बीच से, ये बीच का जो इलाका होता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो कभी कभी आप यह भी कह सकते हैं कि कैथोड रे जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया तो कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो गया, भटक गया, अपना रास्ता प्लस की तरफ मोड़ लिया। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जरूर कैथोड रे नेगेटिव होगा, तभी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गया, तभी वो पॉजिटिव की तरफ डेविएट कर गया। अगर वो नेगेटिव की तरफ बेंड कर जाता मतलब वो पॉजिटिव होता, अगर वो सीधा निकल जाता मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। चूंकि कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गया, ये इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि कैथोड रे इज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। यहां तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, फिर आगे चलेंगे बच्चों। कुछ और प्रॉपर्टीज कैथोड रे का हम लोग देखेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। देखिए क्या कहता है कि कैथोड रे ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। कैथोड रे स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से मोशन करता है, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इस वेलोसिटी से कैथोड रे मूव करता है। कैथोड रे प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, दैट इज दे प्रोड्यूस हीट टू द सरफेस वेयर दे स्ट्राइक। जब कैथोड रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो ये कैथोड रे है, जहां पे ये टकरा रहा है लगातार, तो टकराने से ये इलाका को ये क्या कर देता है? गर्म कर देता है। यानी इससे बात प्रूव होता है कि कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद ये सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी कैथोड रे का नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, कैथोड रे एमिट एक्स रे, यानी कैथोड रे जब एक हार्ड सरफेस से, जैसे टंगस्टन हो गया, जैसे कॉपर हो गया, जैसे मॉलिडेनम हो गया, टंगस्टन, कॉपर, मॉलिडेनम जैसे हार्ड सरफेस वाले मेटल से जब कैथोड रे टकरा रहा था, तो टकराने के दौरान एक नया रे निकल रहा था। वो नया रे का क्या नाम था? एक्स रे। ये क्या कह रहा है, इस लाइन को समझिए। ये है कैथोड रे, और कैथोड रे एक सरफेस से टकरा रहा था। हो सकता है टंगस्टन हो सकता है कॉपर हो सकता है मॉलिडेनम हो सकता है, कोई भी इस तरह का मेटल हो सकता है। और जब इससे कैथोड रे टकरा रहा था तो टकराने के दौरान एक नया रे एमिट कर रहा था। ये है आपका जो रेड वाला है वो कैथोड रे है ना, ये क्या है? कैथोड रे। और कैथोड रे जब टकराया टंगस्टन, W मतलब टंगस्टन, Cu मतलब कॉपर, MO मतलब मॉलिडेनम, तो एक नया रे एमिट किया, और वो नया रे का क्या नाम था? एक्स रे नाम था। क्या नाम था? एक्स रे। यानी कोई पूछेगा कि एक्स रे कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आप कहेंगे कैथोड रे जब किसी हार्ड मेटालिक सरफेस जैसे टंगस्टन, मॉलिडेनम या कॉपर से टकराता है, तो एज अ रिजल्ट वहाँ से एक नया रे एमिट होता है, एक नई रोशनी निकलती है। इसी रोशनी को क्या कहा जाता है? एक्स रे कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कैथोड रे हैव हाई आयोनाइजिंग पावर,
ये आयोनाइजिंग है, स्पेलिंग थोड़ा एरर है। कैथोड रे प्रोड्यूसेस लाइट, ये भी ठीक है। कैथोड ये सब ठीक है, ये सबको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी ये थ्योरी है। जो काम का था मैंने समझा दिया, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। आगे चलते हैं। अब इस कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा हुआ। 1830 से लेकर 1840 के बीच की बात है ये। उसी समय जब विलियम क्रूक्स के द्वारा कैथोड रे का खोज किया गया, तो उसी अंतराल में, उसी समय पर जे थॉमसन ने कंक्लूजन के रूप में कहा कि अगर ये कैथोड रे मटेरियल पार्टिकल से बना है, तो ये मटेरियल पार्टिकल तो एटम के अंदर का ही पार्टिकल है, इसका मतलब एटम के अंदर भी कोई पार्टिकल होता है। और उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए कहा कि जैसे मान लीजिए कि ये तरबूज है ना, ये जो इन्होंने थॉमसन का ये एटॉमिक मॉडल है, उन्होंने दुनिया को समझाने के लिए कहा कि एटम के अंदर भी कुछ होता है। ये बात जो जे थॉमसन, विलियम जॉन डाल्टन कह रहे थे कि दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एटम से भी छोटा पार्टिकल एटम के अंदर होता है, और उन्होंने उसका नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। और कहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, एटम से भी छोटे होते हैं। उन्होंने अपने इस बात को समझाने के लिए वाटरमेलन का एग्जाम्पल लिया। उन्होंने कहा कि जैसे वाटरमेलन होता है, मान लीजिए कि जो तरबूज है वो आपका एटम है, और उसके अंदर जो काले काले बीज हैं, उसके जो सीड्स हैं, वो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन हैं। इतने छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन और एटम में इतना साइज का डिफरेंस है। क्योंकि उन्होंने अपने इस मॉडल को समझाने के लिए, ये वाटरमेलन है और ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका सीड्स है, तो उन्होंने कहा कि ये जो सीड्स है वही इलेक्ट्रॉन है, और ये जो आप वाटरमेलन देख रहे हैं ये समझ लीजिए कि ये एटम है। अपने मॉडल को समझाने के लिए उन्होंने वाटरमेलन का एग्जाम्पल लिया, इसीलिए थॉमसन के मॉडल को क्या कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। जस्ट लाइक वाटरमेलन और सीड्स ऑफ वाटरमेलन। समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है, या कहीं कहीं पर दूसरा मॉडल भी लिखा रहेगा, तो परेशान नहीं होइएगा। इसको दूसरा मॉडल भी कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग का मतलब है जैसे खीर है या ब्रेड है, केक है, उसके ऊपर कैसे ड्राई फ्रूट्स ऊपर में बिखेरा हुआ रहता है। मान लीजिए केक है, तो केक के ऊपर सतह पर ये ड्राई फ्रूट्स कैसे सजाए हुए रहते हैं, कैसे गिराया हुआ रहता है बीच बीच में। उसी प्रकार से उन्होंने कहा समझाने के लिए केक का सहारा लिया, ड्राई फ्रूट्स का सहारा लिया, इसीलिए इसको कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, या थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। लेकिन थॉमसन का मॉडल में प्रॉब्लम क्या था? थॉमसन के मॉडल में प्रॉब्लम ये था कि लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है। आप क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, और आप ये कह रहे हैं कि उससे एटम बना है, तो एटम भी नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। जब भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन से एटम बना है, तो एटम भी नेगेटिव होना चाहिए। और एटम से मैटर बना है, तो जब एटम नेगेटिव है तो मैटर भी नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये मान लीजिए ये मैटर है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, तो पॉजिटिव प्लेट के पास लेके जाते हैं तो ये अट्रैक्ट नहीं होता है। नेगेटिव प्लेट के पास ले जाएंगे तो रिपेल होना चाहिए, तो नेगेटिव के पास भी ले जाते हैं तो रिपेल भी नहीं होता है। मतलब ना तो ये अट्रैक्ट हो रहा है, ना तो ये रिपेल हो रहा है। ये तो न्यूट्रल है, ये तो मैटर न्यूट्रल है। तो आप जब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन से कह रहे हैं एटम बना है, तो एटम भी नेगेटिव होना चाहिए, और एटम से मैटर बना तो मैटर भी नेगेटिव होना चाहिए। यानी मैटर को नेगेटिव से रिपेल होना चाहिए, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होना चाहिए, पर मैटर तो न्यूट्रल होता है। ये बात आपका ठीक नहीं लग रहा है, अनकन्विंसिंग लग रहा है, दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये बात जे थॉमसन को लोगों ने कहा। तो भाई जे थॉमसन का प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कह तो दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये बात नागवार लोगों को गुजर रहा था, ये किसी का दिमाग स्वीकार नहीं कर रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये कोई पूछेगा कि थॉमसन के मॉडल का प्रॉब्लम क्या था, तो थॉमसन पूरी बात नहीं बता पा रहे थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में सिर्फ बात कर रहे थे।
वो कह रहे थे कि मान लीजिए वो ये कह रहे थे, उनके हिसाब से बात को अगर समझिए तो वो ये कह रहे हैं कि चीनी मीठा होता है और चीनी से रसगुल्ला बनता है, तो रसगुल्ला मीठा नहीं होता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भाई आप कह रहे हैं कि रसगुल्ला चीनी से बना है और चीनी मीठा होता है, तो जब चीनी मीठा होता है तो रसगुल्ला भी मीठा होना चाहिए था। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, चीनी मीठा होता है लेकिन रसगुल्ला मीठा नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा दोस्त? तो इसीलिए थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। लेकिन थॉमसन उस वक्त के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एमिनेंट साइंटिस्ट थे। अगर वो कुछ बोल रहे थे तो बात में दम था। यही थॉमसन जब अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर थे वो, तो अपने स्टूडेंट्स को जब ये बात बता रहे थे तो उनके एक स्टूडेंट थे ई गोल्डस्टीन। उन्होंने कहा कि सर जरा हमको चल के बताइए तो क्या, कैसे आप पता किए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, चलिए तो बताइए। तो जे थॉमसन ने क्या किया, विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दिखा दिया। अब विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट था, ध्यान से देखिएगा, ये जो विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट था, ये वाला एक्सपेरिमेंट है ना, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था विलियम क्रूक्स का, इसको जाके दिखाया गया। किसको दिखाया गया? उनके स्टूडेंट को। उनके स्टूडेंट कौन थे? ई गोल्डस्टीन। जरा देखिएगा ध्यान से, इसको पहले कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ इसके बारे में यहाँ बताया गया है, नोट डाउन भी करते जाएंगे। अब देखिए प्रोटॉन की खोज की जरूरत कैसे पड़ी, समझ में आया ना? प्रोटॉन के खोज का जरूरत कैसे पड़ा? जब जे थॉमसन के बात को लोग स्वीकार नहीं कर रहा था। कोई नहीं करता यार, आप भी नहीं करते वहाँ पर, हम भी नहीं करते, कोई नहीं करेगा। कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है, सही लग ही नहीं रहा है, तो कैसे करेगा? तो भाई इसको जे थॉमसन अपने कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे, तो उन्हीं का एक स्टूडेंट था ई गोल्डस्टीन। उन्होंने कहा जरा चल के हमको दिखाइए कि आप कैसे डिसाइड किए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, उनके इस एक्सपेरिमेंट को, ये 1885 के आसपास का बात है, 1885 का बात है, 1830 के बाद 1885 के आसपास का बात है, आसपास का बात है, 1885 के आसपास ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया। कैसे खोज किया ये देखिए। उन्होंने क्या किया, जरा समझिए उन्होंने क्या किया, जरा समझिएगा। वो ई गोल्डस्टीन क्या किए, वो समझ गए, ठीक है। जे थॉमसन का जो बात था या विलियम क्रूक्स का जो डायग्राम था, विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट था, वो समझ गए। अब उन्होंने क्या चेंजेस लाया वो देखिए। उन्होंने क्या किया, ये मान लीजिए नोजल है, गैस निकलने वाला, जरा समझिएगा इसको। उन्होंने क्या किया, बस उन्होंने जो कैथोड था, उस कैथोड के जगह पर उन्होंने एक ऐसा कैथोड ले लिया जिसको हम कहेंगे परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब होता है वैसा कैथोड जिसमें छोटे छोटे छिद्र हों, है ना, इसको क्या कहेंगे? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड। कैसे खोज हुआ प्रोटॉन का ये देखिए। परफोरेटेड कैथोड लिया। कैथोड क्यों? क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था। नेगेटिव टर्मिनल उसको कहते हैं जो छोटा वाला लाइन होता है, और इधर जो एनोड था उसको एनोड रहने दिया उन्होंने, बस खाली कैथोड को चेंज कर दिया, और कैथोड के जगह पर उन्होंने एक ऐसा कैथोड बनाया जिसमें छोटे छोटे छेद हों, छेद वाला कैथोड लिया। ठीक वैसे ही जैसे मोनाको बिस्किट में होता है, जैसे नमकीन बिस्किट में होता है। आप कोई भी नमकीन बिस्किट देखिएगा उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमकीन बिस्किट हमेशा पतला होता है, और जब उसको तवे पर पकाया जाए तो पतला होने के कारण वो जल ना जाए तवा की गर्मी से, इसलिए उसमें छेद रखा जाता है। छेद करने से क्या होता है कि अंदर का हीट ऊपर निकल जाए और बिस्किट ऊपर से भी पके, ना कि जले, क्योंकि जल जाएगा नीचे से तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा ना। इसीलिए उसको जलने से बचाने के लिए उसमें छोटे छोटे होल किए जाते हैं बिस्किट के अंदर, पतले बिस्किट के अंदर, नमकीन बिस्किट के अंदर। उसी प्रकार से ऐसा छेद यहाँ पर उन्होंने कर दिया, और सब कुछ वही रखा उन्होंने, जो जैसा सिस्टम था बिल्कुल वही रखा। 10,000 वोल्ट की बैटरी अभी भी है, डायरेक्ट करंट अभी भी है, और गैस की मात्रा अभी भी उन्होंने उतना ही रखा है। इसके अंदर अभी भी गैस भरा हुआ है। कौन सा गैस भरा हुआ है? हाइड्रोजन गैस। कितना प्रेशर है? तो 10 का पावर -2 atm। सब कुछ वही है। अब यहाँ से कैथोड रे निकल तो रहा है, कैथोड से कैथोड रे तो निकलेगा ही, लेकिन ध्यान समझिएगा अब क्या होगा। ये जो कैथोड रे है, यहाँ बीच में मान लीजिए ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। यहाँ तो हाइड्रोजन गैस है ना, तो हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब कम ही गैस है, लेकिन फिर भी कुछ मॉलिक्यूल तो है ना। अब देखिएगा ध्यान से क्या होगा। ये जो कैथोड रे है, ये जो पिंक वाला है, ये कैथोड रे है। जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस से टकरा रहा है, तो टकराते ही देखिए ये क्या कर रहा है,
टकराते ही यहाँ से एक नई रे निकल रहा है, एक नया रोशनी निकल रहा है, और ये नया रे निकल रहा है और निकल करके इधर जाने के बजाय वो इधर नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो रे निकल के यहाँ से जा रहा है ये है आपका कैथोड रे, समझिएगा। और यहाँ टकराने के बाद किससे? हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल से टकराता है कौन? कैथोड। तब एक नया रे निकल रहा है और ये जो नया रे निकल रहा है इसी का नाम उन्होंने दिया एनोड रेज। अब आप पूछेंगे कि सर ये बात विलियम क्रूक्स को पता नहीं चला? सर जब यहाँ रे था तो विलियम क्रूक्स को पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चलता, ई गोल्डस्टीन को भी पता नहीं चलता। ये रे तो यहाँ तक लग ही रहा था सबको कि कैथोड रे है। ये जब यहाँ से जब रे निकल रहा था ना, छेद बनाने का मतलब ही यही था, इस छेद से इधर उनको रोशनी निकलते हुए दिखाई दिया, इधर। अब उन्होंने सोचा कैथोड रे है, कैथोड यहाँ है तो रोशनी यहाँ से निकलना चाहिए, इसके बीच में लाइट होना चाहिए, इधर पीछे लाइट क्यों आ रहा है? अभी छेद नहीं किया हुआ रहता तो पीछे का लाइट पता नहीं न चलता, तो पीछे छेद कर दिया तब ना लाइट पता चल रहा है, इधर कैसे लाइट आ रहा है? तब उन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व किया, देखा अच्छा ये जब कैथोड रे हाइड्रोजन गैस से टकरा रहा है तो टकराने के परिणाम स्वरूप एक नया रे निकल रहा है। वो जो नया रे निकल रहा है ये एनोड रे है, और ये एनोड रे जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये कैथोड रे जो है नेगेटिवली चार्ज है। ये उनको कैसे पता चला कि ये जो एनोड है वो पॉजिटिव है? इसलिए क्योंकि अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव प्लेट तरफ न जाता। अगर ये वाला जो ग्रीन वाला रे है अगर ये नेगेटिव होता तब तो पॉजिटिव की तरफ जाता। जैसे कैथोड रे नेगेटिव था तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, लेकिन ये वाला जो यहाँ टकराने के बाद जो नया रे निकला वो इधर भी तो जा सकता था, इधर तो नहीं गया, इधर गया, इधर मतलब माइनस की तरफ गया। इसका मतलब जरूर ये पॉजिटिव पार्टिकल रहा होगा, तभी ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गया। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि सर आप ठीक ही कह रहे थे जे थॉमसन को कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है, जितना माइनस पार्टिकल होता है उतना ही प्लस पार्टिकल भी होता है, और प्लस और माइनस का अनुपात बराबर होने के कारण कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, और इसी कारण से ये मैटर न्यूट्रल हो जाता है, एटम न्यूट्रल हो जाता है। ये बात लोगों ने कहा, हाँ इस बात में भाई दम है, ये बात सही समझ में आ रहा है, ये बात सही लग भी रहा है। अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैथोड रे कैथोड से निकलता है तो एनोड रे कहां से निकलेगा? तो आप कहेंगे एनोड से निकलेगा। पर क्या एनोड रे एनोड से निकल रहा है? नहीं। कहां से निकल रहा है? कैथोड रे जब हाइड्रोजन से टकरा रहा है तो टकराने के परिणाम स्वरूप एक नया रे निकल रहा है। चूंकि वो एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज है इसीलिए उसको हम लोग एनोड रेज कह रहे हैं। कैथोड का उल्टा है इसीलिए उसका नाम एनोड रे है, और ये इस छोटे छोटे होल से बाहर निकल रहा है, इसीलिए छोटे छोटे, ध्यान समझिएगा, ये छोटे छोटे होल से बाहर निकल रहा है, इसीलिए एनोड रेज का दूसरा नाम कैनाल रेज भी होता है। कोई पूछेगा कि एनोड रेज का दूसरा नाम क्या है? तो कैनाल रेज। कैनाल मतलब नहर होता है। कैनाल मतलब क्या होता है? नहर। नहर होता है जिससे पानी बहता है, तो यहीं से इस तरह से पानी जैसे बहता है वैसे एनोड बह रहा था, एनोड फ्लो कर रहा था, इधर पूरा लाइट आ रहा था, और इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि एनोड रे भी होता है। और इस प्रकार कैथोड के साथ साथ एनोड रे की भी खोज हुई, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन की भी खोज हुई। तो कोई पूछेगा एनोड रे का खोज किसने किया? तो आप कहेंगे ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो उसका भी जवाब कौन है? ई गोल्डस्टीन। यानी ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन एंड एनोड रेज जब दोनों की बात हो तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए साइंटिस्ट का नाम था ई गोल्डस्टाइन या ई गोल्डस्टीन, जो कहना है आप कह सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम को आप स्केच कर लीजिए, और इस तरह से उन्होंने कैथोड रेज का साथ साथ एनोड रेज का खोज किया। कैथोड रे का खोज विलियम क्रूक्स, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, और 1830 के बाद 1885 में प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए अब इसके आगे चलते हैं और अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कैथोड रेज का क्या प्रॉपर्टीज होता है। जरा हम लोग अब एनोड रेज के प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए, देखिए क्या कहता है, जरा पढ़िए। जब कैथोड रे स्ट्राइक करता है या बॉम्बार्डेड, बॉम्बार्ड मतलब जोर से टकराना और कोलाइड करना,
with hydrogen gas molecule in cathode ray tube anode ray are produced. समझ गए? कैथोड रे जब टकराता है हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के साथ, है ना, ट्यूब के अंदर, तब वहां से एक नया रे एमिट हुआ जिसका नाम दिया उन्होंने एनोड रे. एनोड रे जो है पासेस थ्रू परफोरेटेड कैथोड. परफोरेटेड का मतलब होता है छिद्र. परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? छिद्र, जिसमें होल किया हुआ हो. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कैनाल रेज भी कहा जाता है. ध्यान देने वाली बात है, कैथोड रेज कैथोड से तो एमिट होता है, लेकिन एनोड रे एनोड से एमिट नहीं होता है. एनोड रे यहां से एमिट होता है, हाइड्रोजन गैस के टकराने से एमिट होता है. इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आगे चलेंगे अब हम लोग. अब एनोड रेज के प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे कि एनोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज होती है. प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, सॉरी, देखिए जरा ध्यान से, क्या प्रॉपर्टीज है. ये भी वैसा ही स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, ठीक है. एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. ध्यान दीजिएगा, कैथोड रे था वो नेगेटिव पार्टिकल से बना था, लेकिन एनोड रे किससे बना है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है, जिसका उन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया. एनोड रेज कम्स व्हेन कैथोड रे कोलाइड. तो हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, ये भी समझ में आ गया. ये कैनाल रेज भी हो गया. नोट डाउन कर लीजिए, सारा समझा दिया गया है. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये कैसे खोज हुआ है उसका ये डायग्राम है, वो तो मैंने बता दिया आपको. ये वाला मत बनाइए आप, ये जो पहले मैंने जो बताया आपको डायग्राम, ये वाला डायग्राम जो है इसको आप कॉपी करना चाहिए. ये वाला डायग्राम ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको. ये जो आप रे निकलता हुआ देख रहे हैं, ये जो आप रे निकलता हुआ देख रहे हैं, यही जो रे है इसी को कहा जाता है एनोड रेज. इसी को क्या कहा जाता है? एनोड रेज कहा जाता है. चलिए ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज तो हो गया. इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया जे थॉमसन के द्वारा, और जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होता है एटम के अंदर. इस प्रकार एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज तो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू और इलेक्ट्रॉन का मास का जो वैल्यू होता है, ये बात जे थॉमसन ने नहीं बताया था. ये भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को. वो सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज अगर जे थॉमसन किया तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू भी वो बताया होगा. नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो गलत लिखा हुआ है. इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये इतना नहीं होता, ये मास है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. ध्यान दीजिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है माइनस, नेगेटिव होता है, और चार्ज का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये भी कहीं लिख लीजिएगा. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये होता है कितना? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. और ये चार्ज और मास का जो वैल्यू है ये कौन बताया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लिख लीजिएगा. इसको मिलिकन ने बताया अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में. यानी इलेक्ट्रॉन का खोज भले ही जे थॉमसन ने किया, मुझे जन्म भले ही मेरे माता पिता ने दिया, लेकिन मेरा नाम किसी दूसरे ने रखा. उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का खोज भले ही जे थॉमसन ने किया, पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये बात जे थॉमसन ने नहीं बताया. ये बात मिलिकन ने बताया, अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से बताया. चार्ज का वैल्यू और मास का वैल्यू, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में कराया जाता है. तो यह फाइंड द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम्ब पर केजी. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने यहाँ रख दिया, इलेक्ट्रॉन का मास हमने रख दिया, और इसको डिवाइड कर देंगे तो चार्ज बाय मास रेशियो निकल कर आएगा. तो कभी कभी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पूछेगा, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं पूछेगा, एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों पूछ देगा, चार्ज बाय मास रेशियो पूछ देगा. तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास का वैल्यू याद रहना चाहिए, तभी आप चार्ज बाय मास रेशियो निकाल पाएंगे. तो चार्ज बाय मास आप खुद से भी निकाल सकते हैं, जो भी आएगा कूलम्ब पर केजी में ये आएगा. इसको आपका ये होमवर्क है, इसको आप खुद से भी निकालेंगे. चलते हैं आगे. इसके बाद
देखिए इलेक्ट्रॉन का मास ये है, ये केजी में है। हम सब जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। इसको हम सॉल्व किए हैं, ये केजी में है और ये ग्राम में है, ध्यान दीजिएगा। तो केजी को ग्राम में कैसे चेंज किया जाता है ये भी ध्यान दीजिएगा, बच्चे नहीं जानते हैं। केजी मतलब किलो, किलो मतलब 1000, तो जहाँ किलो था के के जगह पर के का वैल्यू रख दिए 1000, तो ये किलोग्राम हो गया। अब आप जानते हैं a का पावर x इंटू a का पावर y हो तो a का पावर x प्लस y हो जाता है ना। तो -31 और +3 कितना हो गया, 10 का पावर -31 + 3, तो 10 का पावर -28 ग्राम। पता चला मैंने केजी में बता दिया और एग्जाम में ग्राम में आया, तुमसे कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, तो सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। तो अगर केजी में दिया है तो -31 और अगर ग्राम में दिया है तो -28। इसी प्रकार कूलम्ब चार्ज को भी आप चेंज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको ऑप्शन में कूलम्ब में ही दे, वो आपको ESU में भी दे सकता है। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चार्ज का छोटा यूनिट होता है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, 1 कूलम्ब इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁹ ESU। तो जब कूलम्ब का जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 10⁻⁻19 कूलम्ब, और जब कूलम्ब है तो कूलम्ब के जगह पर उसका वैल्यू रख दिए, क्या रख दिए, 3 × 10⁻⁻10 कैसे हो गया, ओह 3 × 10 का पावर यहाँ पर क्या होगा, 3 × 10⁹ रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 3 × 10⁹ ESU। तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻19 + 9, तो -19 और +9 क्या हो जाएगा, देखो 10⁻⁻19 + 9 तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 ESU। ध्यान दीजिएगा, तो ये चेंज हो जाएगा और 3 से गुना करेंगे तो 16 × 3 = 48 होता है ना, 16 3s are 48, इसीलिए ये आ गया -4.8 × 10⁻⁻- ESU। मेरे कहने का मतलब है कि मास केजी में आपको पता होना चाहिए और ग्राम में चेंज करने आना चाहिए, चार्ज कूलम्ब में पता होना चाहिए और उसको ESU में चेंज करने आना चाहिए। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है। ये आपके लिए नया हो सकता है कि 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। ESU क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चार्ज का छोटा यूनिट होता है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके क्लास के नोट से ही लिया गया है, इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अभी तक जब अभी हम लोग क्या क्या खोज कर लिए एटम के। अभी तक जॉन डाल्टन का क्या कहना था, क्या कहना था कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता है। लेकिन देखिए एटम के अंदर 2 पार्टिकल मिल गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और जो पार्टिकल एटम के अंदर पाए जाते हैं उनको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये है एटम, एटम के अंदर क्या क्या खोज हो चुका है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चूंकि ये पार्टिकल एटम के अंदर पाए जाते हैं तो ऐसे पार्टिकल जो एटम के अंदर पाए जाते हैं उनको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बोलो क्या कहा जाता है बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तो अभी तक जहाँ तक साइंस पहुँचा है, अभी तक 35 ऐसे पार्टिकल हैं जिसकी खोज की जा चुकी है एटम के अंदर। सोचने वाली बात है। अभी तक आप सिर्फ 3 ही जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हैं ही, इनको कहा जाता है फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है, ये सब में पाया जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, सभी एटम के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। लेकिन उसके अलावे भी और 32 ऐसे पार्टिकल हैं, 35 में से 3 तो ये हो गए, तो बाकी बचे 32 और ऐसे पार्टिकल हैं जिनके कुछ नाम हैं, पाई मेसॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन, इस तरह के पार्टिकल हैं। गूगल करेंगे आप, आपको मिलेगा इस तरह के पार्टिकल। या अगर आपके पास किताब अगर आप पढ़ते हैं साइड बुक, तो आप सिंगेज की किताब पढ़ें, है ना, सिंगेज पब्लिकेशन की बुक पढ़ें। अगर आपका मैथ्स है तो, बायो है तो आप GRB पब्लिकेशन की बुक OP टंडन पढ़ सकते हैं। अगर आपका बायोलॉजी है तो OP टंडन, मैथ्स है तो आप सिंगेज ही पढ़ें, बेटर यही है। ठीक है, तो मेसॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन, इस तरह के पार्टिकल्स जो हैं वो और एटम के अंदर पाए जाते हैं। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, ये ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।
ये बताया जा चुका है आपको। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास भी बताया गया है, तो इसको ज़रूरत नहीं है, ये तो हो चुका है। प्रोटॉन का चार्ज है ये, प्रोटॉन का इसी प्रकार से प्रोटॉन का मास है। ये कौन दिया है ये सब चार्ज और मास का वैल्यू? तो म्यूलिकन। कौन दिया है? म्यूलिकन। ये कहीं कहीं मिलिकन भी लिखा रहेगा, तो परेशान, अलग अलग किताब में अलग अलग उच्चारण है, तो कहीं म्यूलिकन लिखा है, कहीं मिलिकन लिखा है, लोड नहीं लेना है, बस ऑप्शन में देख करके समझ जाना है कि हाँ ये जो चार्ज है प्रोटॉन का उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बस सिर्फ माइनस के जगह पे क्या हो गया है? प्लस। अच्छा, प्रोटॉन का जो मास है वो उससे बहुत ज़्यादा होता है। एक बात कहीं पे लिख लीजिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। mp का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और me का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत हल्का होता है प्रोटॉन के मुकाबले। आप ऐसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अगर खरगोश है तो प्रोटॉन गैंडा है, राइनोसेरस है। मास में इतना डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, लगभग 1850 गुना ज़्यादा भारी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। इसी प्रकार यहाँ पर चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया है। ये इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का चार्ज है, ये प्रोटॉन का मास है, इसको सॉल्व किया गया है, तो प्रोटॉन का चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया है। ये बात भी कहीं लिख लीजिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब चार्ज और मास का वैल्यू कौन दे रहा है? म्यूलिकन दे रहा है। चार्ज बाय मास रेशियो भी कौन दे रहा है? तो म्यूलिकन दे रहा है। नोट डाउन कीजिए इसको भी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हो गया। अभी देखिए ध्यान समझिएगा, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग भले पढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का खोज आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूट्रॉन का जो खोज हुआ वो न्यूक्लियस के बाद न्यूट्रॉन का खोज हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज तो हो गया, अब इसके बाद न्यूक्लियस का पहले खोज हुआ, उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है, ये तब बाद में पता चला। यानी पहले न्यूक्लियस के बारे में पता किया रदरफोर्ड, और बाद में न्यूट्रॉन का खोज हुआ। ये न्यूट्रॉन के खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक। ये आफ्टर न्यूक्लियस, इसका जो न्यूट्रॉन का जो खोज हुआ ये किसके बाद हुआ? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो हुआ आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। कहीं लिख लीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद न्यूट्रॉन का खोज हुआ है। ये हम लोग नहीं जानते, हम लोग सोचते हैं कि अरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है, तो वो न्यूक्लियस बाद में खोजा गया होगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन आ गया, पहले न्यूट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। इसी प्रकार चार्ज बाय मास रेशियो निकालना है। हम लोग सब जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रॉन का मास जो होता है लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ये नियरली इक्वल टू, क्या लिखे हैं सर, यहाँ देखो ध्यान से, नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। यानी न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है। और चूंकि चार्ज जीरो है, इसीलिए चार्ज बाय मास रेशियो न्यूट्रॉन का क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। नोट डाउन करिए इसको। अब हम बात करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में, अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं रखते हैं, यहाँ तक आपका लेक्चर 1 कंप्लीट होना चाहिए। अब हम रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट देखेंगे, आइसोटोप, आइसोबार देखेंगे।